देखो लास्ट क्लास में हमने करंट डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था। सबको क्लियर हो गया होगा करंट डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो करंट पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे। और करंट पे भी किस चीज पे? उसकी मूवमेंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। क्या बिना करंट के भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है? हाँ। जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं जिनका मैग्नेटाइजेशन नेचर ही है, जो मैग्नेटाइज करते ही है, तो उनको मूविंग करंट की जरूरत नहीं होती, राइट। लेकिन ऐसे मटेरियल्स जिनसे हम खुद मैग्नेटिज्म जनरेट करते हैं उनके अंदर मूविंग करंट का यूज किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज हमने ये पढ़ी थी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा। भाई हमने क्या किया कि पहले करंट को राइट टू लेफ्ट फ्लो करवाया, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्शन शो किया। अब जब हमने करंट को लेफ्ट टू राइट फ्लो करवाया, उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, तो मैग्नेटिक नीडल ने अपने करंट फ्लो को देखते हुए मैग्नेटिज्म के जो फ्लो है और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन को भी रिवर्स कर दिया। यानी मैग्नेटिक जो कंपास है उसकी नीडल उल्टी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई कंपैरेटिव टू फर्स्ट केस। ये हमने पिछली क्लास में देखा था। ठीक है। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनसे हमें ये पता लगा कि इफ वी नीड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब भी मैं मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूं तो मैं उसको बी से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। इफ वी नीड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी शुड नो द डायरेक्शन ऑफ मूविंग करंट। हमें मूविंग करंट की डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए इफ वी वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। तो भाई इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हुए आगे ये कहा कि अब अगर ऐसा कुछ है तो वी नीड सम रूल्स। हमें कुछ रूल्स चाहिए जिससे कि हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकें। ये बात हो गई कि हमें कुछ ऐसे रूल्स चाहिए जिससे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को निकाला जा सके। तो सबसे पहले जो रूल आया एक्टिविटी में वो रूल आया आपका राइट हैंड थंब रूल, पेज नंबर 227 एनसीईआरटी का, अगर आपके पास एनसीईआरटी आसपास है तो। ठीक है। राइट हैंड थंब रूल आया। सो राइट हैंड थंब रूल ने क्या कहा, ये नोटिस किया गया कि भाई अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, लेट अस से दिस इज अ कंडक्टर, और इस पे अगर करंट फ्लो कर रहा है तो मेरे को क्या करना है, इसके करंट के फ्लो की डायरेक्शन में अपने थंब को पॉइंट कर लेना है। ठीक है। क्या करना है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में मुझे अपने थंब को पॉइंट कर लेना है। मान लीजिए इसकी टिप की डायरेक्शन में ही करंट जा रहा है तो मुझे थंब को ऐसे पॉइंट करना है। अगर ऐसे जा रहा है मान लीजिए तो मुझे थंब को ऐसे पॉइंट करना है, और अगर ऐसे जा रहा है तो थंब को ऐसे पॉइंट करना है, और अगर नीचे जा रहा है तो ऐसे थंब को ऐसे पॉइंट करना है। यानी कि अपना जो मेरा थंब है इसको पॉइंट करना है मैंने इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये बात समझ में आ गई। और कौन सा थंब है ये मेरा राइट हैंड का थंब है, मेरा लेफ्ट हैंड का थंब नहीं है, ये मेरा राइट हैंड थंब है। तभी तो रूल का नाम क्या है, राइट हैंड थंब रूल। पहली बात ये हो गई कि डायरेक्शन ऑफ करंट को पहचानो, उस डायरेक्शन में अपने थंब की डायरेक्शन को पॉइंट कर दो, अपने थंब को पॉइंट कर दो। अब क्या करो, अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, अपनी फिंगर्स को कर्ल करो। तो अगर आप अपने पेन को ऐसे होल्ड करोगे और अगर आप अपनी फिंगर्स को ऐसे कर्ल करोगे तो आप दो डायरेक्शंस नोटिस करोगे। कौन कौन सी डायरेक्शंस? एक, जब आप कर्ल कर रहे होगे तो ऐसे करके आपकी डायरेक्शन इनवर्ड जाएगी। एक, जब इस तरफ से आपकी हैंड की फिंगर जो है वो बाहर आएंगी तो आपकी डायरेक्शन कैसे आएगी? आउटवर्ड्स, बाहर को। समझ में आ रहा है? यहां से इनवर्ड जाएगा आपका हाथ कर्ल होते हुए, ऐसे करके कर्ल हो रहा है अगर आपका हाथ, तो ऐसे तो इनवर्ड जा रहा है, लेकिन जब ऐसे आएगा पूरा घूम के तो कैसे आएगा? आउटवर्ड, राइट। तो दो टाइप की डायरेक्शन इससे फाइंड आउट हो सकती हैं, इनवर्ड और आउटवर्ड। इनवर्ड से मेरा मतलब है इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है। अगर आप इस पेन को अपने टेबल पे रख दोगे
तो इनवर्ड वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर आप ऐसे कर्ल कर रहे हो। अगर मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे है कुछ, ऐसे कर्ल करोगे तो ये इनवर्ड हो जाएगी और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, आउटवर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसलिए इसे राइट हैंड थंब रूल कहा गया। और इसकी अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो इसमें ये लिखा है कि इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। आप इमेजिन करो कि आप करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर को होल्ड कर रहे हो इन योर राइट हैंड, अपने राइट हैंड में, सच दैट थंब पॉइंट्स टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब जो है वो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट। then your fingers will wrap around the conductor then your fingers will wrap around the conductor in the direction of magnetic field। आपकी जो फिंगर्स हैं वो रैप करेंगी कंडक्टर के अराउंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में। इससे क्या पता चला कि ऐसे करके दो डायरेक्शन हमें मिल रही हैं, एक डायरेक्शन मुझे मिल रही है इनवर्ड और एक डायरेक्शन मुझे मिल रही है आउटवर्ड, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल ने क्या हेल्प कर दी, कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर है उसको अगर हमें उससे मूविंग करंट की डायरेक्शन पता है तो इनवर्ड या आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी ये हमें पता चल जाएगा। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए ये एक स्क्वायर लूप है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। अब मान लीजिए मैं इस वाली साइड पे ही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ और यहाँ पहचानना चाहता हूँ। तो आप ऐसे करके देखो कि पेन को इस डायरेक्शन में रखो, थंब की डायरेक्शन को ऐसे करके देखो, तो जो ये वाला पॉइंट आएगा यहाँ पे आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी इनवर्ड और इस पे जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कैसे आएगी, आउटवर्ड। करके देख लो, चाहे आप ऐसे करोगे, अपने फिंगर को ऐसे कर्ल करना चाहोगे तो इस डायरेक्शन में, जब आप स्क्वायर के अंदर वाली साइड की बात कर रहे हो तो आपकी फिंगर जो है वो इनवर्ड कर्ल होंगी और जब आप यहाँ पे करोगे तो आउटवर्ड कर लूंगी। इसी तरीके से आप ऐसे इस वाली डायरेक्शन में करके देखो, पेन को ऐसे नीचे ले जाओ, इसमें करोगे तो ऐसे करके यहाँ पे इनवर्ड आएगी, अगेन इस साइड में आपकी इनवर्ड आएगी और इस साइड में आपकी आउटवर्ड आएगी। फिर यहाँ पे भी इनवर्ड आएगी, यहाँ पे आउटवर्ड आएगी, यहाँ पे इस साइड पे इनवर्ड आ जाएगी और इस साइड पे आउटवर्ड आ जाएगी। क्या नोटिस किया कि सारी डायरेक्शंस में अगर मैं सारी साइड्स में देखूं तो अंदर की साइड ऑफ स्क्वायर में सब में इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और बाहर वाली साइड में अगर मैं देखूं तो सब में आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल को समझाया गया, ये पता लगाया गया कि अगर मुझे एक स्ट्रेट कंडक्टर, अभी देखो इसमें लिखा क्या है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, यानी ये किन किन कंडक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है ये रूल, जो कि सिर्फ स्ट्रेट है। आगे जाके देखोगे कि भाई जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं वो तो लूप शेप में भी है, वो तो सिलेंड्रिकल शेप में भी है, वो तो स्फेरिकल शेप में भी है, तो भाई वहां पे कौन से रूल लगाएं, तो वहां के लिए फिर और भी ज्यादा अपग्रेडेड रूल्स आए आगे के लिए। लेकिन राइट हैंड थंब रूल जो है वो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए एकदम फिट होता है रूल, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। अब आपका जो अगला टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू सर्कुलर लूप। तो अगर कोई सर्कुलर लूप है, लूप आपको पिछली क्लास में समझाया था, मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ समथिंग जो कि ब्रेक नहीं हो रही, तो एक सर्कुलर लूप मान लिया, ठीक है, इसका ये सेंटर पॉइंट मान लिया, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मान ली, तो कहा गया कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, ठीक है, किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इसमें ओरिएंटेड होगा। तो ये इसमें क्या होता है कि आप हर जो लूप के हर साइड्स हैं उसको अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एज की तरह अज्यूम करोगे तो यहाँ पे सर्कुलर फील्ड जनरेट होगा, यहाँ पे ऐसे सर्कुलर फील्ड जनरेट होते रहेंगे और जो सेंटर ऑफ द कंडक्टर है वहां तक आते आते जो फील्ड है वो फील्ड लाइंस जो है वो खत्म होने लगेंगी। क्यों खत्म होने लगेंगी, क्योंकि सेंटर ऑफ द कंडक्टर जो है वो एक तरीके से ना सेंटर ऑफ द मैग्नेट एक्ट करेगा, ठीक है, और जो बहुत बाहर वाली साइड्स हैं जो एकदम एजेस हैं रेडियस के वो एक्ट करेंगे पोल्स की तरह। तो एक सर्कुलर लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड की ओरिएंटेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि उसके बिल्कुल साइड्स में सर्कुलर लूप्स बनने लग जाते हैं और फिर आप उनकी
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स दिखा सकते हो इस तरीके से। तो ऐसा होता है कि जो ये पॉइंट है दे एक्ट एज द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। आपकी बुक में लिखा भी हुआ है पेज नंबर 228 में कि एट एवरी पॉइंट ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप concentric circles representing the magnetic field it would become larger and larger as we move away from the wire। जैसे ही हम वायर से दूर जाते जाएंगे, इस वायर से दूर जाते जाएंगे, सर्कल्स जो है वो लार्जर होते जाएंगे। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि व्हाई द सर्कल्स मूव लार्जर एंड लार्जर व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द वायर, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड decreases with respect to increase in the distance from the conductor। कंडक्टर से जितना आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होता जाएगा और आपकी जो फील्ड लाइंस हैं वो फैलती जाएंगी। जैसे कि सन एक पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, मान लीजिए अगर हमारे लिए तो सन एक पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो हमें रेज कैसी दिखती है, मान लो हमें ऐसा लगता है कि स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं, लेकिन सन के पास अगर रेज देखूं तो सन के पास बहुत बड़े बड़े ऐसे सर्कल्स हैं जो आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे सर्कुलर वेव फ्रंट होते हैं। उसके बाद ये ऐसे सिलेंड्रिकल होते जा रहे हैं, उसके बाद ये प्लेन होते जा रहे हैं और उसके बाद ये लाइन लग रहे हैं। मतलब जितना हम किसी एनर्जी सोर्स से दूर होते जाते हैं उतना उस फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाती है और हमें ऐसा लगता है कि वो फील्ड जो है वो खत्म होता जा रहा है। इसीलिए एक सर्कुलर लूप के एकदम एजेस में तो पोल्स की तरह मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, लेकिन जैसे जैसे हम इस वायर से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, तो ये एक सर्कुलर लूप में आप ओरिएंटेशन जो है इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो अगर क्वेश्चन आता है आपको। ठीक है, अब होता क्या है, अब बात ये हुई कि कोई भी अगर सर्कुलर लूप है आपका या कोई भी आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें कितना करंट है, उसमें कितना करंट है इस पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। ये कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट दैट इज कैरिंग इन द कंडक्टर। कि कंडक्टर में करंट कैरी कितना कर रहा है उस पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली डिपेंड होता है। जितना ज्यादा करंट कैरी करेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो भाई ये पता लगाया गया कि ऐसा क्या करें जिससे करंट को बढ़ा दिया जाए और मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाए। एक कंडक्टर में करंट को बढ़ा दिया जाए और मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाए। तो इसके लिए वाइंडिंग्स का यूज किया गया। अब ये वाइंडिंग्स क्या होती हैं? वाइंडिंग्स होता है कि आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें आपने वायर्स को ऐसे रोल आउट कर दिया। ठीक है, सर्कुलर टर्न्स में आपने वायर्स को रोल आउट कर दिया। उससे क्या होगा, इस कंडक्टर के ऊपर भी वायरिंग हो गई, यानी इस कंडक्टर के ऊपर कंडक्टर की ही लेयरिंग हो गई। तो जब करंट फ्लो कर रहा है तो ये पूरा एक इस तरीके से एक मैग्नेट की शेप ले लेता है। देखो एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट की शेप ले लेगा और ऐसा लगेगा कि ये पूरा एक मैग्नेट है और इसके एजेस जो हैं वो बिल्कुल पोल्स की तरह एक्ट करने लग जाएंगे, बिल्कुल पोल्स की तरह एक्ट करने लग जाएंगे इसके एजेस। इस तरीके की असेंबली में जिसमें एक कंडक्टर के अराउंड वायरिंग्स को राउंड अप आउट किया जाता है ताकि करंट को मैक्सिमाइज किया जा सके और उस करंट के इफेक्ट से मैग्नेटिक फील्ड को मैक्सिमाइज किया जा सके, इस तरीके की असेंबली को हम कहते हैं सोलेनॉइड। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि व्हाट आर द वेज टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर। तो वेज में क्या है, यू कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट, यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर। आप नंबर ऑफ टर्न्स को भी बढ़ा सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू दैट आपका मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं सोलेनॉइड दिखाता हूं। मैंने बोला कि इस ऐसी डिवाइस को सोलेनॉइड कहते हैं। एक बार मैं आपको सोलेनॉइड दिखाता हूं, राइट। जस्ट अ मिनट।
दिख रहे हैं आपको सोलेनॉइड्स? एक बार थोड़ा स्क्रीन शेयर नहीं हुई। स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी, एक मिनट। अब शेयर हो गई? Yes, sir. हाँ, ये देख रहे हो आप, ये सारी चीजें देख रहे हो? ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, जैसे ये ग्रीन है, ये वाइंडिंग्स हैं, ये तो आपकी वाइंडिंग्स हैं, ये तो बिल्कुल दिखाया हुआ है कि सोलेनॉइड कैसा होता है। एक्चुअली में देखो कि ज्यादातर आपको सोलेनॉइड कैसे कैसे दिख रहे हैं। ये एक स्विच है, ये जो है ना, ये एक स्विच है इस तरीके से। ये एक मोटर है, ये भी एक मोटर है, ठीक है, एक्सेल मोटर है। ये देखो, ये एक पूरा सर्किट बनाया हुआ है, इसमें सोलेनॉइड का यूज किया हुआ है। ये एक मोटर हो गई, ठीक है। ये देखो, पिक एंड होल्ड, इंप्रूव एफिशिएंसी, सेव एनर्जी, डिजाइन बैटरी सिस्टम है ये, ठीक है। ये देखो, ये एक पूरा सर्किट बनाया हुआ है, और ये एक बहुत बड़ा सोलेनॉइड है जिससे ये मेडिकल इक्विपमेंट्स में यूज किया जा रहा है। डायलिसिस में भी यूज किया जाता है सोलेनॉइड्स का। आप बोलोगे भाई डायलिसिस में क्या यूज किया जाता है, अभी बताता हूँ, ठीक है। ये सारे सोलेनॉइड्स हैं, सारे सोलेनॉइड्स हैं, देखो। आप भी देखना, आप भी सर्च करना सोलेनॉइड्स, आपको भी मिलेंगे। अगर मैं इनके यूजेस की बात करूं, देखो सोलेनॉइड क्या है कि एक ऐसी डिवाइस है जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। एक ऐसी डिवाइस है जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत सारी डिवाइसेस जनरेट करती हैं, तो सोलेनॉइड का ऐसा क्या खास काम है कि सोलेनॉइड को क्यों यूज कर रहे हैं फिर? बेसिकली ये होता है कि सोलेनॉइड में जो करंट आप फ्लो करवा रहे हो, वो आप कंटिन्यूस करवा रहे हो, यूनिफॉर्म करंट फ्लो करवा रहे हो, और वो जो यूनिफॉर्म करंट है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। ये बहुत जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। अब आप सोचो, ऐसा एज्यूम करो आपके घर में मोटर चलती है जिससे पानी का प्रेशर क्रिएट होता है, और पानी जो है वो नीचे से ऊपर आपके टैंकर्स में चला जाता है, राइट। ये सब तो आपको, ये प्रिंसिपल तो सबको पता होगा। अब मान लो कि वही जो मोटर है ना, वो कभी धीरे चल रही है, कभी तेज चल रही है, कभी धीरे चल रही है, कभी तेज चल रही है। इससे क्या होगा भाई? इससे होगा कि पानी कभी ऊपर पहुंचेगा, जब धीरे चलने लगी पानी थोड़ा नीचे हो जाएगा, फिर तेज होगा, फिर पानी नीचे हो जाएगा। तो होगा क्या? पानी कंटिन्यूसली आपके टैंकर्स में आ पाएगा क्या? नहीं। समझ पा रहे हो? अगर यूनिफॉर्म करंट नहीं मिलेगा मेरे मोटर को, तो वो यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ वाटर नहीं कर पाएगा। ये बात समझ में आई आपको? कम ज्यादा पानी जो है वो आपके टैंकर्स में जाएगा। इसी तरीके से अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस होने वाला जो फोर्स है ना, वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। अगर वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, तो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उसमें जो भी काम आ रहा है, वो काम जो है वो कभी होगा ज्यादा, कभी होगा कम, कभी होगा ज्यादा, कभी होगा कम। आप यहाँ पे देखो, इसमें लाइन लिखी हुई है कि सोलेनॉइड इज अ कॉइल ऑफ वायर यूजुअली रैप्ड अराउंड अ मेटल. When solenoid receives electric current, it creates magnetic field that can become used in controlling locks. मेजरली सोलेनॉइड्स का यूज किया जा रहा है कंट्रोलिंग लॉक्स में, मैग्नेटिक लॉक्स जो जिन्हें आप बोलते हो। वाटर प्रेशर, जो मैंने आपको बताया, वाटर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए सोलेनॉइड्स का यूज किया जा रहा है, ठीक है। एयर प्रेशर क्रिएट करने के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। क्लैंप्स मतलब होल्डिंग करने के लिए, ताकि आप उनको किसी चीज को पकड़ के फिर उसमें काम कर सकें, इस तरीके से क्लैंप्स बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। लॉकिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, एक बार मैग्नेटिक लॉक लग जाता है तो उसके बाद वो पूरा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अब उसको तोड़ना ही पड़ेगा, यानी मोर सिक्योर सिस्टम्स बनाए जाते हैं, या फिर उसको पासवर्ड दिया जाता है ताकि वो दोबारा से डीमैग्नेटाइज हो सके, ठीक है, अनलॉक हो सके। मैग्नेटिक एप्लीकेशंस एंड डायलिसिस, मैंने आपको बताया कि डायलिसिस में सोलेनॉइड्स का यूज किया जाता है। जो ब्लड प्रेशर है उसको, उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। हमारी बॉडी जो पंपिंग कर रही है, नेचुरल पंपिंग जो हो रही है ब्लड की, वो बहुत कंट्रोल्ड पंपिंग होती है, ना कम होता है ना ज्यादा होता है। अब जब एक ह्यूमन है, अगर उसकी किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, किडनी हटा दी है, डायलिसिस करना है, तो डायलिसिस मशीन को बिल्कुल हार्ट की तरह पंपिंग करनी पड़ेगी, किडनी की तरह एक्ट करना पड़ेगा बिल्कुल। तो भाई उस किडनी की तरह एक्ट करने के लिए एक ऐसा फील्ड चाहिए जो बिल्कुल कंटिन्यूस है। वहां पे सोलेनॉइड्स का डिजाइन किया जाता है ताकि कंटिन्यूस फ्लो जो है वो मिल सके। इस तरीके से वाइंडिंग्स इन फैंस दिखाता हूं आपको।
ये देखो, ये आपने काफी बार देखी होगी, है ना, ये भी एक काइंड ऑफ सोलेनॉइड है, वाइंडिंग्स है। तो आप देख रहे होंगे कि बड़ी शाइन कर रही है ये वाइंडिंग्स। तो भाई इनमें ना बाहर की तरफ कोटिंग भी की जाती है, कोटिंग की जाती है ताकि आउटर मोस्ट एनवायरनमेंट के ऑक्सीडेशन से, रस्टिंग से, इन सब चीजों से प्रिवेंट किया जा सके। इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड का यूज होता है। अभी आप ये समझ रहे होंगे यार मैग्नेटिक फील्ड का यूज क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके का फोर्स क्रिएट कर देता है। इसको समझो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो एक तरीके का फोर्स क्रिएट कर देता है आसपास। उस फोर्स के क्रिएशन की वजह से आप चीजों में मूवमेंट ला सकते हो, मोशन ला सकते हो, ठीक है। जैसे कई बार आपने ऐसा किया होगा कि आपके पास अगर कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है आपके पास अगर कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है बहुत ही, जिसकी मैग्नेटिक पावर जो है बहुत ही अच्छी है, तो कई बार क्या करते हैं कि हम एक डेस्क के नीचे मैग्नेट रख देते हैं, ऊपर कोई मटेरियल रख देते हैं और उसको मूव करवाते हैं। किया है आपने ऐसा कि आप किसी कंडक्टर को, मैग्नेट को लेते जाओगे, कंडक्टर अपने आप मूव करता रहेगा। ऐसा ऐसा करते हैं काफी बार हम खेलते हुए। वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स आते हैं ब्लैक ब्लैक कलर के मार्केट में, उनको चिपका देते हैं, ऐसे ऐसे कुछ करते हैं। बेसिकली हो क्या रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से कंडक्टर्स में एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रहा है, जिससे उन कंडक्टर्स का मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रही है। उस मूवमेंट को कंट्रोल्ड वे में जब कर लेते हैं तो उसका यूज किया जाता है प्रैक्टिकली, मैकेनिकली, ठीक है। तो जितने आपके डीसी जनरेटर्स, मोटर्स, आपके फैंस, आपके मैग्नेटिक लॉक्स, ये सारी चीजें जो हैं इनमें मैग्नेटाइजेशन का यूज किया जाता है। इस तरीके से मेट्रो में मैग्नेटिक ब्रेक्स भी होती है। तो सर्च करना व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक ब्रेक्स इन ट्रेन्स, ठीक है। तो आपको समझ में आएगी चीजें कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का क्या क्या यूज किया जा सकता है। बेसिकली जब दिक्कत ये होती है कि जैसे मान लीजिए जब मैं पढ़ रहा था मैग्नेटिक फील्ड 9th क्लास में या 10th क्लास में, जब भी मैं पढ़ रहा था, तो मैं ये विजुअलाइज ही नहीं कर पाया कि मैग्नेटिक फील्ड का यूज क्या होगा। मैंने ये तो पढ़ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है, मैंने ये भी पढ़ लिया राइट हैंड थंब रूल क्या है, मैंने ये भी पढ़ लिया सोलेनॉइड क्या है, लेकिन मैं ये विजुअलाइज नहीं कर पाया कि भाई इनका प्रैक्टिकल यूज क्या है। अगर मुझे ये विजुअलाइज हो जाता कि इनका प्रैक्टिकल यूज क्या है, तो हो सकता है मैं उस टाइम पे प्रोजेक्ट बना लेता कोई, उससे मेरी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ती। या हो सकता है कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट जन्म दे देती, यानी कि कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए मेरे आसपास कोई प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन मैं अपनी नॉलेज से कर सकता। तो भाई आपका यही एक मिशन होना चाहिए कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हो ना, वट एवर यू आर स्टडिंग, तो उसको इस तरीके से पढ़ो कि भाई उसका ना आप प्रैक्टिकल यूज कर सको। मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया, पेपर के लिए भी पढ़ लिया, बहुत अच्छा लिख भी लिया, लेकिन लिखने के बाद क्या है, आपको उसको कुछ इस तरीके से पढ़ना है कि बाद में आप उसका प्रैक्टिकल यूज भी कर सकते हो, किसी को समझा भी सको कि भाई एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, ना कि सिर्फ प्रॉपर्टी बताओ, ठीक है। इसके बाद यार आपकी अभी एक दो इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूँ। जैसे इस वक्त आपके लाइव सेशन चल रहे हैं, तो आपको पढ़ना कैसे है ये एक थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। काफी बच्चे ना ऑनलाइन क्लास लेने के बाद गायब हो जाते हैं, ना वो वीडियो देखते रिकॉर्डेड, ना वो रिस्पॉन्ड करते हैं, ना वो काम करते हैं, ना डाउट पूछते हैं। अगर आप ऐसे करोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अब देखो धीरे धीरे अडेप्टिव हो रहा है सब कुछ ऑनलाइन। तो हो सकता है कि आपको अगर ऐसी सिचुएशन रही तो ऑनलाइन एग्जाम्स भी देने पड़ जाए, बोर्ड के भी। तो ऐसा मत सोचना कि हमारे एग्जाम नहीं हो सकते, कुछ भी नहीं हो सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी सर जो बहुत पीरियोडिक टेस्ट है वो ऐसे होंगे ऑनलाइन? यस यस। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि सबसे पहले आपके ये जो लाइव सेशन हो रहे हैं ना, यहाँ से आप अपनी लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा लो, ठीक है। यहाँ से आप अपनी सारी चीजें को समझ लो। इनके बाद आप अपने रिकॉर्डेड सेशन जरूर देखो, इसके बाद रिकॉर्डेड वीडियोस जरूर देखो। मैं रिकॉर्डेड सेशन जो है वो शाम के टाइम शेयर इसीलिए करता हूँ ज्यादातर, ताकि जब आप फ्री हो तो एक बार 15-20 मिनट थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के वीडियो को देख लिया। रिकॉर्डेड सेशन के बाद मैं आपको अब हर वीक एक असाइनमेंट अपलोड करा करूंगा फिजिक्स का। तो जैसे आपका थर्सडे यानी कल शायद एक असाइनमेंट अपलोड हो जाए विद रिस्पेक्ट टू ऑल दोज थिंग्स जो आपने पूरे वीक में, 1 वीक में पढ़ी है। सो दिस इज फॉर एक्सप्रेशन, मतलब आपको क्या समझ में आया उसका एक्सप्रेशन आप असाइनमेंट में करते हो, लिखते हो उसमें चीजें। इसके बाद आप अपने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भाई हाँ मेरे को ये क्लियर है चीजें या नहीं है क्लियर चीजें। असाइनमेंट के बाद आप ये करोगे और इसके बाद आपके टेस्ट और डिस्कशंस होंगे, जो भी चीजें होंगी इसके बाद आपके टेस्ट और डिस्कशंस होंगे, जहां से ये पता लग जाएगा कि आपने कितना सीखा है। तो इस पैटर्न को आप प्लीज फॉलो करो कि सबसे पहले जो लाइव सेशन ले रहे हो उसके बाद रिकॉर्डेड सेशन जरूर देखो,
पढ़ो, होमवर्क करो, असाइनमेंट करो। वीक में एक असाइनमेंट देंगे एक ही सब्जेक्ट का, मतलब एक सब्जेक्ट का एक असाइनमेंट आएगा पूरे वीक में, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत बर्डन होगा आपको। ठीक है, तो इस चीज को समझो थोड़ा कि एक असाइनमेंट एक वीक में करना है पूरे सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स के, और साथ के साथ जो भी सेशंस हैं उनको सीरियसली लेना है, इंटेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस खुद करने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं, सारी वीडियोस, तभी पढ़ाई आपकी सक्सेसफुली हो पाएगी। ठीक है, किसी का कोई डाउट है रिगार्डिंग किसी कॉन्सेप्ट के, रिगार्डिंग आपके होमवर्क अपलोडिंग के लिए, या रिगार्डिंग पढ़ाई सर के? ये पीरियोडिक टेस्ट कब से होंगे? पीरियोडिक टेस्ट आने वाले 1-1.5 वीक में आपको बता दिया जाएगा, हफ्ते भर में आपको बता दिया जाएगा। सर ओके। पीटीएस ब्रिज क्यों नहीं खुल रहा है? पीटीएस ब्रिज का यूज नहीं रह गया है, इसलिए पीटीएस ब्रिज अभी होल्ड पे है। आपका सारा काम जो है वो स्कोलेरो से ही हो रहा है, असाइनमेंट्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, सब कुछ आपका स्कोलेरो से ही हो रहा है, इसलिए पीटीएस ब्रिज को अभी इनएक्टिव है वो। ठीक है, किसी का कोई डाउट और तो बताओ फटाफट, क्योंकि जो अगला कॉन्सेप्ट है वो मेरे को नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करना है। उसमें मेरे को ये समझाना है कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर मूव करता है, और फिर एक और नया रूल आया कि कंडक्टर की मूवमेंट को कैसे पता लगाया जा सके। प्रथम, आपके पास यूनिफॉर्म नहीं है स्कूल की? म्यूट है माइक। सर एप्लीकेशन दे दिया है। अच्छा, चलो ठीक है, फिर इस सेशन को खत्म कर रहा हूँ। पढ़ना इसका रिकॉर्डेड वर्जन जो है वो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, आपके ग्रुप में शाम के टाइम पे, तो उसको एक बार देख लेना। राइट, सर जी नमस्ते। नमस्ते। सर हॉलीडे होमवर्क सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है? 20। ओके सर।